जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुन शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए किरण की बुक से आज हम करेंगे सेट 3। शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। ये आपकी किताब है किरणवाड़ी, ठीक है। मैं पीडीएफ आपको जल्दी डाल दूंगा, कल तक आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, कैलकुलेशन ज्यादा है इन क्वेश्चनों में, तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी स्पीड को बढ़ाते रहना, ठीक है। चलिए स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। ये सवाल दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो आपको ये करने का है, एक तरीका ये करने का। देखो, एक दूरी दे रखी है 3840 किलोमीटर की, और इस 3840 किलोमीटर में से एक भाग को तो वो करता है 160 की स्पीड से तय करता है, और जो शेष भाग दूसरा भाग बच गया उसको 240 की स्पीड से तय करता है। तो कुल उसे 20 घंटे का समय लगता है। तो बताना है कि दूसरे भाग की दूरी वो कितने घंटे में तय करता है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें से 3840 में से एक भाग को मैंने x मान लिया, इस x को इस स्पीड से तय करता है, और बचेगी दूरी इसमें से x माइनस कर दी, तो शेष दूरी जो बची है दूसरे भाग की 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 घंटे टोटल समय आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इस तरीके से 1920 आ जाएगी। तो यहाँ 1920 रखेंगे ना, तो यहाँ पता चल जाएगा दूसरे भाग की दूरी कितनी है। दूसरे भाग की दूरी है 1920 किलोमीटर की, जो कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको तय करता है। तो उसे कितना घंटे समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। देखो ये कंसेप्ट भी आपका बहुत अच्छा है। देखो औसत चाल निकाल लेंगे, कुल दूरी दे रखी है 3840, यहाँ पर 20 घंटे का समय लेता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 192 किलोमीटर पर आवर ये औसत आ जाएगी चाल, ठीक है। पहले भाग की दूरी को वो इस स्पीड से, दूसरे भाग की दूरी को इस स्पीड से वो तय करता है। औसत दूरी हमने निकाल ली, सॉरी औसत चाल यहाँ रख देंगे, यहाँ से एलिगेशन लगा दिया तो समय का अनुपात आ जाएगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 2 5 घंटे में तय करता है, जबकि दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 घंटे में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो समय का अनुपात हमने बताना है दूसरे भाग की दूरी। दूसरे भाग की दूरी ये है 2, रेशियो 2 आया था, इसको 4 गुणा कर देना। यहां से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 घंटे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है और उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 15, 10 और 18%। तो इसका विक्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। देखो 15% डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसका मूल्य कितना रह जाएगा, 85% यानी 85/100। फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो मूल्य 90% रह जाएगा। फिर दिया जाएगा 18% तो कितना हो जाएगा, 82/100 हो जाएगा। इसको काट देना, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो ये जो चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, लंबाई इसको x मान लिया, तो इसको x + 15 मान लेंगे। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत, चारों ओर की बात होती है परिमाप, और परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जमा में चौड़ाई, ठीक है। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई ये, ठीक है। और इसमें जो खर्च आता है वो आता है 4950 रुपए का, और बाड़ लगाने की जो लागत है वो 16.50 यानी 16.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो टोटल परिमाप आ जाएगा इसके चारों ओर का ये, ठीक है। टोटल जो खर्च हुआ है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं प्रति मीटर की दर से जो लागत आई है वो इससे डिवाइड कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा 150, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x + 15 = इसको काटेंगे तो 150, 2x = ये हो जाएगा 150 में से ये 15 माइनस हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता चल गया कि चौड़ाई कितनी है, ये है 67.5। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जोड़ देंगे 15, ठीक है, ये जोड़ दिया तो ये बनेगा 5, 7 और 5 12, 6 और 1 7 और 1 8। ऑप्शन में आपको 85 पॉइंट दे रखा है, दो ये गलत दे रखा है, ठीक है। इसको मिसप्रिंट हुआ है, ये आंसर हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से भरी पूरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। यहाँ पर कॉमन सेंस यूज कर लेना। देखो मानकर चलो 30 लीटर पेट्रोल डलवाता है, और मानकर चलते हैं 30 लीटर पेट्रोल 30 दिन ही चलता है, ठीक है। इसका मतलब ये है हर प्रतिदिन हर रोज 1 लीटर तेल की खपत होती है। अगर उसमें 20% इजाफा हो जाता है पेट्रोल की खपत में, तो कितना खपत होगा, अब एक दिन में 20% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 लीटर। अब ये खपत करता है, तो ये 30 लीटर कितने दिन चलता था, 30 दिन चलता था। अब खपत होगी है 1.2 लीटर की, तो 30 दिन चलता था, अब खपत है 1.2 लीटर की। तो आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, ऊपर आ जाएगा 0, इसको काट देना, 6 दूनी 12, 6 5 10, 6 5 30, 0 2 से काटेंगे तो 25। यानी कि पहले 30 लीटर टंकी 30 दिन चलती थी, अब 30 लीटर तेल कितना चलेगा, 25 दिन चलेगा। यही सवाल में पूछ रखे है।
तो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये कोई राशि दे रखी है मूलधन, 3 साल का समय दे रखा है और 30% की दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। इसी प्रकार सेम राशि सेम समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दी जाती है। तो बताना है जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा ना इस राशि पर, ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम है। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें से क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने की कोशिश करोगे। इस राशि का 3% की दर से, ये 3 वर्ष के लिए 30% दर से पहले इसका निकालोगे एसआई, ठीक है, सिंपल, और इसके बाद कंपाउंड निकालोगे, फिर उसमें से कंपेयर करोगे। ऐसा आपने नहीं करना, डायरेक्ट आपने क्या करना है, यहां से क्वेश्चन को उठाना है। 3 साल के लिए 30% की दर से गुणा करेंगे तो 90% साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है, ये बात कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। 30% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने प्रतिशत होगा। देखो 30% की दर से 3 साल के लिए है, तो पहले हम कंपेयर करेंगे 30-30 को। देखो 30% का मतलब तीनों साल 30%, 30% और ये 30%, पहले इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। इनको कंपेयर करते हैं तो 30 और 30 60 प्लस 30 गुणा 30/100 ही आ जाएगा 69, ठीक है। अब यहाँ पर 69 और इस 30 को परसेंट को कंपेयर करते हैं, इनका निकालते हैं, इसी तरीके से निकाल दिया तो ये आ जाएगा 119.7% कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब देखो साधारण ब्याज 90%, कंपाउंड इंटरेस्ट है 119.7%, तो कितने प्रतिशत कम है यहां से देखेंगे। तो यहां पर इसको निकालेंगे, 119 में से 90 माइनस करेंगे और कंपेयर किससे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट से, इसको नीचे लिखेंगे, गुणा में 100 कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं बार बार आपको बोलता हूं, देखो इस सवाल को अगर आप करने बैठोगे ना तो इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कर ले अपने, ठीक है, पहले ही। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये कोई ए है, ये कोई राशि लेता है 3 वर्ष के लिए 5% दर से, और सेम राशि बी इतने ही वर्ष के लिए इतने ही समय के लिए लेता है। तो बताना क्या है, सवाल में पूछ कर रखा है, देखो जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है ना और जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता है उसका अंतर 427 रुपए दे रखा है। तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और इसकी राशि क्या थी, दोनों चीजें बतानी है। देखो मैंने पिछला सवाल जो करवाया था उसमें क्या था, साधारण ब्याज में इस तरीके से निकाल देते 3×5=15, यानी कि 3 साल का 5% की दर से 15% साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ निकालेंगे, 5% दर है ना 3 साल के लिए, तो ऐसे लिखेंगे 5 5 5 5 3 बार, और इनको कंपेयर करेंगे 5 5 को, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, ये हो जाएगा 10.25। ये 10.25 आ गया तो प्लस फिर ये 5 इसके साथ कंपेयर कर देना और ये आ जाएगा टोटल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625%। सवाल में क्या दे रखा था, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा था। तो यहां से अंतर कितना बनता है ये देख लेंगे, कितने परसेंट का अंतर बनता है, 15%, इसमें से माइनस कर देंगे 7625, 0.7625% का डिफरेंस बनता है, जो कि 427 के बराबर है। तो यहां से 1% किसके बराबर, बटे में ये आ जाएगा, और 100% से सीधी डायरेक्ट राशि 56,000 आ जाएगी। अब राशि आपके पास आ चुकी है 56,000, और इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, 5% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15.7625% होगा। तो इस 56,000 का 15.7625% निकाल दिया तो 8827 रुपये आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 14 है। तो बताना क्या है, अगर बड़ी संख्या का 3 गुणे को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो भागफल क्या होगा। यहां से हम संख्याएं निकाल लेंगे, पता चलेगा बड़ी कौन सी संख्या और छोटी कौन सी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, योग है 26 और अंतर है 14, तो क्या कर देना, x की वैल्यू डायरेक्ट इनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, संख्या आ जाएगी 20। तो y क्या करेंगे, इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, 26 में से 14 गया 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से डिवाइड कर दिया 6। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 20। तो बड़ी संख्या का 3 गुणा करेंगे तो 60, और उसको छोटी संख्या से डिवाइड किया जाए, छोटी संख्या है 6, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 और ये 0, भागफल आपको क्या प्राप्त होगा, 10, ठीक है। और शेषफल पूछता तो 0, शेषफल 0 और भागफल कितना, 10। ए किसी काम को 45 दिन में पूरा करता है। देखो ए है ना, किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर देता है, इसका मतलब पता है क्या है, ये मान लेते हैं एक दिन में एक टेबल बनाता है, इसकी अक्षमता जो है एक दिन की 1 है, तो इसका मतलब कुल कार्य भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 टेबल बनानी है, ये कुल कार्य हो जाएगा। इसने 30 दिन तक काम किया, तो इसका मतलब जब ये एक दिन में एक टेबल बनाता है तो 30 दिन में कितनी टेबल बना दी होगी, इसने 30 टेबल बना दी, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि जो बची हुई टेबल है वो कितनी हो जाएंगी, बचा हुआ काम 15 टेबल फिर बी बना देता है, बचे हुए काम को कितने दिन में, 5 दिन में कर देता है। तो इसका मतलब यहां से पता चल जाएगा इसकी जो बी की अक्षमता है ना कार्य करने की, वो कितनी है, 3 है, ये अक्षमता है बी एक दिन में
3 टेबल बनाता है, तो बताना है बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम कितना था 45 टेबल का, 45 टेबल बनानी है। बी एक दिन में बनाता है 3 टेबल, तो यहाँ से आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 5 15, 15 दिन में कार्य पूरा कर देगा। एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% लाभ पर बेच दिया, दूसरा भाग 20% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 11% की हानि हुई है। तो मैंने यहाँ लाभ के लिए प्लस लिख दिया है, हानि के लिए माइनस लिख दिया है। एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। टोटल कुल हानि हुई है 11% की, तो इसको डिवाइड कर देंगे ना तो ये आ जाएगा रेशियो। कैसे इसको करेंगे देखो, 10 में से ये 11 माइनस करेंगे तो 10 माइनस का 11 ही हो जाएगा, प्लस का तो 10 प्लस 11 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 21। ठीक है, इसी प्रकार अब ये बड़ा, इसमें से ये माइनस करेंगे 11 में से -11 में से -20 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो जो चावल जो 10,000 किलोग्राम थे ना उसका अनुपात आ जाएगा इस अनुपात में, देखो 9:21। टोटल मिलाकर 30 किलोग्राम चावल बनते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1000 बनते हैं। 30 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100/3। तो बताना क्या है, बताना ये है 20% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा कितनी है। तो 20% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा 21 यूनिट है। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 100/3 है, तो 21 गुणा में 100/3, 3 7 21, 700 किलोग्राम। और पूछता अगर 10% लाभ पर बेची गई है और उसकी मात्रा कितनी है, तो 700 यहाँ जाता है तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, इस तरीके से निकाल देना है। सबसे छोटी बिन बतानी है, देखो 11/12 और इस तरीके से दे रखे हैं। आप ध्यान करोगे, ध्यान से देखोगे तो पाओगे इनका डिफरेंस 1 दे रखा है, अंश और हर का डिफरेंस 1 है। जब डिफरेंस बराबर हो ना सभी में, तो जिसका अंश सबसे छोटा है ना वो सबसे छोटी बिन हो जाएगी। इसका मतलब 11/12 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 19/20, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। इनका डिफरेंस, कंडीशन ये है कि इनका डिफरेंस बराबर बराबर होना चाहिए। एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और बी क्रय मूल्य पर क्रमशः 15 रुपए प्रति 100 ग्राम और 18 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी। देखो ये ने खरीदी है ना 15 रुपए प्रति 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम जो ब्रांड चाय है वो खरीदी 100 ग्राम 15 रुपए की, इसने खरीदी 18 रुपए की। और टोटल क्या किया है, इसको एक मिश्र मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिला दिया और मिश्रण तैयार कर दिया, और उस मिश्रण को क्या कर दिया उसने 20 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और 20% का प्रॉफिट ले लिया। तो बताना क्या है, मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और बी वाली चाय का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, खरीदी गई है प्रति 100 ग्राम 15 रुपए, यहाँ पर 18 रुपए में। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे, जबकि मिश्रण का क्या है, यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है 20 रुपए में बेच देता है, तो 20 रुपए में बेचता है 20% लाभ लेकर, तो क्या करेंगे इसमें से 20% कम कर देंगे। तो इसमें से 20% कम कैसे करेंगे, तो 100/120 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 20 गुना में 100/120 काटेंगे तो 50/3, ये क्या आ जाएगा मिश्रण का आ जाएगा, क्रय मूल्य कुल मिश्रण का। ठीक है ना, तो यहाँ रख देंगे बीच में। अब एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाने में जब आपको दिक्कत आए इस तरीके से, तो इस 3 को दोनों में गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 15×3 45, ये हो जाएगा 18×3 54। अब यहाँ पर लिखेंगे ये 50 नीचे, अब लगा देना एलिगेशन। अब आसानी से आप यहाँ से इसको काट सकते हो, ठीक है, घटा सकते हो, माइनस कर सकते हो। अगर इसमें से ऐसे करोगे ना माइनस तो दिक्कत आएगी। तो ये इजी तरीका हो जाएगा, 50 में से 45 गए, ये हो जाएगा 5, और 54 में से ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा आंसर इस अनुपात में। 2 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 थी। देखो 5 सदस्यों की औसत आयु 18 थी, तो 18 5 90, और वर्तमान की बात करें ये 2 वर्ष पहले की है। अगर 5 सदस्य हैं तो प्रत्येक की उम्र 2-2 वर्ष बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 10 वर्ष बढ़कर कितनी हो जाएगी, वर्तमान में हो जाएगी 100। वर्तमान में 5 सदस्यों की आयु का योग कुल बात करें तो 100 वर्ष है। तो यहाँ पर कहता है एक नया सदस्य और आ जाता है, यानी 5 की बजाय अब 6 हो जाते हैं, और औसत वही रहता है, इसका मतलब 108 वर्ष हो जाएगा योग। अब देखो सॉरी, 5 सदस्यों की कुल आयु का योग है 100, 6 का 108, तो इसमें से माइनस कर देना। इसका मतलब जो बच्चा आया है ना, नया सदस्य जो आया है परिवार में, उसकी आयु बतानी है तो 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से निकाल देना सवाल। यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, अगर इसकी आय 100 है तो इसको 1 से 35 है, तो बताना है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो कितनी कम है, ये 35 कम है, किससे, ए से, यानी 135 से। तो कितने प्रतिशत है, तो इसको काट देना, ये हो जाएगा 25.92, इसको हम कह सकते हैं 26% भी बोल सकते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी वह संख्या क्या होगी जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेष प्राप्त होते हैं, ये वाला।
देखो इसमें क्या करना है, देखो 12 है ना, जैसे 12 संख्या है, इसमें से क्या करेंगे, शेष प्राप्त होता है 11, तो डिफरेंस देखेंगे 1 का है। 10 है संख्या और इसमें से शेष 9 प्राप्त होता है, तो इसका डिफरेंस 1 है, और 11 में से ये फिर एक 10 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 1। ये 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब आपने क्या करना है, 12, 10 और 11, ठीक है, इनका क्या कर देना, ये अलग अलग है, मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। इनका क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना है इनका सभी का, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 660। तरीका आपको पता है, मैंने बताया था, इस तरीके से निकाल देना, 10 और ये 11, 2 से कर देना, 2 6 के 12, 2 5 10 और 11, अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या करना है, 6 दूनी 12 5 60, और इसको गुणा करेंगे 60 को 660। जो यहाँ पर डिफरेंस आया है ना, इस डिफरेंस को इसमें माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 659। इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देना है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपने पता है क्या करना है, लगातार आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहा करो। ये जो एग्जाम है ना दिल्ली पुलिस वाला, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब क्वेश्चन को करने में मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। डाउट कोई आता है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आपने जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।